नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विलयन का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे और उसके बाद हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विलयन के परिचय से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वह एक विलयन का चित्र है। विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है। पहला अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायन। विलेय हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है, वहीं विलायन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यह होता है विलेय। और विलेय और विलायन को मिलके बनता है विलयन। अब बात करते हैं सांद्रता के बारे में। सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत, तीसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चौथा तरीका है मोलरता, पांचवा तरीका है मोललता और छठा तरीका है मोल अंश। हम इन 6 तरीकों को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का एक आसान सा सूत्र है। ऊपर हमें रखना होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और नीचे होता है विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जो ऊपर हम जिस अवयव का द्रव्यमान रखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी हम उसी अवयव का निकालते हैं। तो ऐसे हम द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत। जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था वैसे ही आयतन प्रतिशत को निकालने का भी एक सूत्र है। वो ये है कि ऊपर जो है हम रखते हैं अवयव का आयतन। जिस भी अवयव के लिए हमने आयतन प्रतिशत निकालना होता है, ऊपर उस अवयव का आयतन रखेंगे और नीचे में हम विलयन का कुल आयतन रखेंगे और पूरे को गुणा कर देंगे 100 से। इससे जो है हमारे पास आयतन प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम अंग्रेजी में ppm भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का जो सूत्र है वो ये है, हमें जिस भी अवयव का पार्ट्स पर मिलियन निकालना होता है, ऊपर में उस अवयव के भागों की संख्या रखते हैं और नीचे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या रखते हैं और इससे जो भी हमारा उत्तर आता है हमें उसे 1 लाख से गुणा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख से गुणा करने का क्या कारण है। देखिए क्या होता है, किसी भी विलयन में कभी कभी कुछ अवयव कम मात्रा में मौजूद होते हैं, तो जो हमारा उत्तर आता है वो दशमलव में आता है और वो काफी अजीब लगता है। तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्तर आता है उसे हम 1 लाख से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का जो सूत्र होता है वो ये होता है, ऊपर हम विलेय के मोल रखते हैं और नीचे विलयन का लीटर में आयतन रखते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नीचे हम जो भी विलयन का आयतन रखेंगे वो हमें लीटर में रखना होगा। अगर वो आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है और हमने वैसा ही मिलीलीटर में आयतन रख दिया नीचे, तो उससे जो हमारा उत्तर है वो गलत आएगा। और ये होता है बहुत बार विद्यार्थियों के साथ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नीचे हमेशा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर वो मिलीलीटर में है तो आप उसको लीटर में बदलें। तो ये होती है मोलरता। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो इस पर आप कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मोललता की। मोललता को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, ऊपर हम रखते हैं विलेय के मोल और नीचे हम लिखते हैं विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं।
नीचे जो है वो हमेशा विलायक का द्रव्यमान आएगा। कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें विलयन का द्रव्यमान दिया होता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, वो विलयन का द्रव्यमान रख देते हैं नीचे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वहां से पहले विलायक का द्रव्यमान निकालना है और उसे रखना है नीचे। दूसरी बात, नीचे जो विलायक का द्रव्यमान आएगा वो हमेशा किलोग्राम में आना चाहिए। अगर वो द्रव्यमान ग्राम में दिया है या फिर मिलीग्राम में दिया है तो आपको उसे किलोग्राम में बदलना होगा और उसको बदल के फिर आप उसको जो मोललता का सूत्र है उसमें रखेंगे। तो ये थी मोललता। अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश का जो हमारा सूत्र होता है वो यह होता है, ऊपर आता है अव्यय के मोल की संख्या। जिस भी अव्यय के लिए हमें मोल अंश निकालना होता है, ऊपर हम उस अव्यय के मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे हम सभी अव्यय के मोलों की कुल संख्या रखते हैं और इससे हमारा मोल अंश निकल आता है। मोल अंश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो है अपनी किताब से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विलेयता की। किसी भी अव्यय की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेयता की परिभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विलेयता हमेशा एक निश्चित तापमान पे ली जाती है। अगर तापमान बदल दिया जाएगा तो विलेयता भी बदल जाएगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विलयन का परिचय पढ़ा, उसमें हमने विलेय और विलायन जैसी दो चीजें पढ़ी। फिर हमने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे और आखिरी में हम द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।